Now it's time to study about various cell organelles that are present in the cytoplasm of the plant cell and animal cell. So the very first cell organelle that we are taking is mitochondria. Mitochondria, they are the small rod-like structures that are present in cytoplasm. ये rod जैसे structure होते हैं and their main function is that they oxidize the food and convert it into energy. जो हम food consume करते हैं वो फूड डाइजेस्टेड मैनर में पहुंचता है ब्लड के थ्रू सेल्स तक, और सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो इस फूड को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में. द मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज टू कन्वर्ट द फूड इनटू द energy, and this energy is utilized by the various parts of the cell, and that is why the mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Because what is the work of powerhouse? Powerhouse का function यही होता है कि वो एनर्जी जनरेट करे. जैसे पावर हाउसेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वैसे ही एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर द वेरियस वर्किंग ऑफ द cell. That's why mitochondria is known as a powerhouse of the cell, because its main job is to convert the food into the energy and to provide this energy to the various cell parts so that they can carry out their various functions. So this was all about mitochondria, and they are present in both plant cells as well as animal cells. The second cell organelle is the vacuoles. वैक्यूल्स जो हैं दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक मीन्स एक बैग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो, एंड इन स्ट्रक्चर्स की जो बाउंड्री होती है, यानी जो इनकी मेम्ब्रेन होती है, जो इनकी बाउंड्री होती है, उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट. एंड देयर मेन फंक्शन इज दैट दे स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ फूड मटीरियल एंड वेस्ट मटीरियल इनसाइड देम. और ये जो वैक्यूल्स हैं ये एनिमल सेल्स में छोटे साइज के होते हैं और कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं एंड लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में. द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज द लाइसोसोम्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली. इन लाइसोसोम्स में स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स के पास, इन केमिकल्स के पास पावर होती है कि ये डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल को भी, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं ये केमिकल्स. इसके अलावा वेरियस एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर मटीरियल. एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर मटीरियल. एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब आउटसाइड द सेल का जो मटीरियल है, एंड इंट्रासेल्यूलर मटीरियल का मतलब जो सेल के इनसाइड वाला मटीरियल है. तो लाइसोसोम्स एक्चुअली दे कंटेन सम केमिकल्स दैट आर कॉल्ड एंजाइम्स, and they can digest the complete cell. They can digest the extracellular or materials and intracellular materials. For example, अगर सेल के अंदर बाहर से कोई डैमेजिंग मटेरियल सेल के अंदर आया है तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने में से वो केमिकल सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है और उस हार्मफुल मटेरियल को डैमेज कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है. अगर सपोज हमारे सेल के अंदर ही कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो खराब हो गया या कोई और चीज़ ऐसी है जो डैमेज हो गई है, तो उसे सेल में से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. तो इन दैट केस ऑल्सो लाइसोसोम्स सिक्रीट द एंजाइम एंड दे डाइजेस्ट द इंट्रासेल्युलर डैमेज्ड मटेरियल. यही रीजन है कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है, बिकॉज सुसाइड बैग्स इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो दे आर केपेबल ऑफ बस्टिंग, वो बर्स्ट हो जाते हैं, यानी वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए. दे आर कॉल्ड द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ बर्स्टिंग ड्यूरिंग एमरजेंसी फॉर डिस्ट्रॉइंग द सेल्स. अगर सपोज सेल डैमेज हो गया है तो उस सेल को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. इन सच अ सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज द लाइसोसोम बर्स्ट एंड रिलीजेस द केमिकल्स एंड डिस्ट्रॉय द सेल. That's why they are known as suicide bags, because they destroy themselves to save the cell. After this, the next cell organelle is the ribosomes. Ribosomes एक्चुअली साइटोप्लाज्म में, अगर आपने एनिमल और प्लांट सेल के डायग्राम को अभी जब मैं आगे दिखाऊंगी वीडियो क्लिपिंग में, यू विल सी कि साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे ग्रैनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं. एक्चुअली दीज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स आर राइबोसोम्स.
दे आर स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स एंड दे आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, एंड इनका मेन फंक्शन होता है कि ये सेल के लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग सेंट्रोजोम्स. सेंट्रोजोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनली हैं दैट आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल्स. ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, जबकि अब तक हमने जितने भी सेल ऑर्गेनलीज देखे हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स. लेकिन सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, एंड इनका मेन फंक्शन सिर्फ यही होता है कि ये सेल की डिवीजन को इनिशिएट करते हैं और रेगुलेट करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं. सेल डिवीजन, यू विल कम टू नो कि व्हाट इज सेल डिवीजन एट द वेरी लास्ट ऑफ दिस वीडियो clipping. We have two more cell organelles that are plastids and endoplasmic reticulum. Let's look at that. Next cell organelle that we have to study is plastids. Plastids are those cell organelles that are present in plant cell only. They are not present in animal cell. प्लास्टिड्स में कुछ कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और हर कलर्ड पिगमेंट का एक स्पेशल फंक्शन होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ पिगमेंट देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. कौन से प्लास्टिड में कौन से कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर 3 टाइप में हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, it is green in color because it contains green color pigment that is present in plants that is required for photosynthesis. You all know the name of that is chlorophyll. तो जिन प्लास्टिड्स में ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्टिड्स कह सकते हैं हम इन्हें. इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. द सेकेंड टाइप इज क्रोमोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्टिड्स. दे कंटेन नॉन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स. उनमें नॉन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, यानी उनमें ग्रीन के अलावा बाकी सभी कलर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे गिव कलर्स टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. हमें पता है जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, तो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर पिगमेंट है. लेकिन जो प्लांट की फ्रूट्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड कराता है क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि वो नॉन ग्रीन पिगमेंट है, उसके पास ग्रीन के अलावा बाकी सभी कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड द लास्ट वन इज द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्टिड्स जो हैं वो कलरलेस होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता बिकॉज दे स्टोर ऑयल्स, फैट्स एंड स्टार्च. सो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड्स. दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली. द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं कैपिटल ई डॉट कैपिटल आर डॉट. एंड एक्चुअली व्हाट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब्स का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क है. अभी जब आप डायग्राम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का तो यू कैन नो कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. ये चीज़ों को अपने पास स्टोर करके रखता है और पूरे सेल में ट्रांसपोर्ट करता है. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. हमने जो अभी सेल ऑर्गेनली राइबोसोम्स की बात की थी, बहुत केसेस में क्या होता है, ये जो ट्यूब्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इन ट्यूब्स के ऊपर ये जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं राइबोसोम्स, ये आकर अटैच हो जाते हैं. तो व्हेन द राइबोसोम्स आर गेटिंग अटैच्ड टू द ट्यूब्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उन ट्यूब्स का सरफेस रफ बन गया, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड जिन ट्यूब्स के ऊपर कोई राइबोसोम आकर अटैच नहीं होता उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So these are the 2 types of endoplasmic reticulum, and this was all about the functioning of endoplasmic reticulum. The very last cell organelle that we have to cover is the Golgi bodies. Golgi bodies, they are formed of the stack of tubes, means in this tubes are placed like one over other. They have formed the stack of tubes. जिस तरीके से बुक्स का स्टैक होता है, इसी तरीके से ट्यूब्स के स्टैक जैसा स्ट्रक्चर होता है गोल्जाई बॉडीज का. एंड इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स. ये इन सभी चीज़ों के सिक्रीशन के लिए सेल में रिस्पॉन्सिबल होता है. So now look at the diagrams of plant cell and animal cell so that you can locate all these cell organelles in them. So let's look at the structure of the plant cells and the animal cells. First of all, let's
locate and identify the various cell organelles that we have to study. For example, you can see this is the mitochondria. It is a rod shaped structure and माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या था कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है फूड को ऑक्सीडाइज करके. उसके बाद एट द वेरी सेंटर वी आर हैविंग द न्यूक्लियस विच इज सर्कुलर इन शेप. यू कैन सी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यू कैन सी कि ये किस तरीके से ट्यूब्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और यहाँ भी. और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सरफेस रफ है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, जबकि यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ है. दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स नहीं है एंड यहाँ राइबोसोम्स हैं एंड यहाँ राइबोसोम्स नहीं है. एंड यू कैन सी द लाइसोसोम्स कि किस तरीके से सर्कुलर बॉडीज़ हैं. और ये जो साइटोप्लाज्म आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से आपको जो सर्कुलर बॉडीज़ दिखाई दे रहे हैं साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड, दैट आर राइबोसोम्स. इसके अलावा ट्यूब्स का एक के ऊपर एक स्टैक जो है, दिस इज गोल्जाई अपैरेटस या फिर हम इसको गोल्जाई बॉडीज़ भी बोलते हैं. सो दीज आर द वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज दैट वी स्टडीड. ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज आर सेम ओवर हेयर. यू कैन सी कि एनिमल सेल में हमने कोई वैक्यूल नहीं देखा. तो जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो ये जो आपको इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द वैक्यूल एंड इसकी मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट. एंड जो सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जबकि आप देख सकते हो प्लांट सेल के केस में सेल वॉल भी प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है. सबसे बाहर वाली लेयर को सेल वॉल एंड अंदर वाली लेयर को सेल मेम्ब्रेन. एंड यू कैन सी द प्लास्टिड्स ऑल्सो हेयर, क्योंकि वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते. दिस इज द क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है. एंड बाकी सभी जितने भी एंड इसमें न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे, सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता. बाकी सभी सेल ऑर्गेनेलीज दोनों में सेम है. सो दीज आर द डायग्राम्स ऑफ द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एंड दीज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Now, after studying about all types of cell organelles, it is the time to differentiate between plant cell and animal cell. These are the various parameters of structures and these are their status in plant cell and animal cell. So if I talk about the cell wall, as we have mentioned earlier, कि जो cell wall है वो सिर्फ plant cell में present होती है but it is absent in animal cell. If we talk about cell membrane, then it is present in the plant cell also and it is present in the animal cell also. Next is nucleus. Proper well defined nucleus is present in plant cell also and present in animal cell also. But if we talk about the vacuoles, then plant cells में बहुत ज़्यादा नंबर में vacuoles present होते हैं और उनका large size भी होता है. लेकिन अगर मैं animal cells की बात करूँ तो small number of vacuoles are present and also the vacuoles of small size are present. Then if we talk about plastids, that is chloroplast, वो plant cell में present होता है जबकि animal cell में absent होता है, because plants जो हैं हमारे वो photosynthesis perform करते हैं जिसके लिए उन्हें chloroplast की ज़रूरत होती है, जबकि एनिमल सेल दे डू नॉट परफॉर्म एनी फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. एंड इफ वी टॉक अबाउट सेंट्रियोल्स, देन दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स बट दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल. एंड इफ वी टॉक अबाउट द शेप, तो प्लांट सेल्स की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, दे कम इन द डिफरेंट शेप्स. लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं दे जनरली हैव फिक्स्ड शेप, कि जो नर्व सेल है उसकी शेप यही होगी, जो फैट सेल है उसकी शेप यही होगी, जो स्किन सेल है उसकी शेप यही होगी. तो जनरली एनिमल सेल्स के केस में जो शेप्स हैं वो फिक्स्ड होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल डिपिक्टिंग द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. आफ्टर लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, now it's time to classify the cells in two more types, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now what does these terms mean? If we talk about prokaryotic cells, then prokaryotic cells उन cells को बोला जाता है जिन cells के अंदर proper well defined nucleus नहीं होता.
प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट मीन्स उनका जो न्यूक्लियस है उसमें प्रॉपरली मेम्ब्रेन्स नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती, दे लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड ऐसे सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। हमने जिस तरीके से न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखा कैसे वहाँ पर क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन प्रॉपरली न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है, एनक्लोज्ड होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है तो इन सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है इट सस्पेंड्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, वो एज इट इज साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंड करता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया सेल, ब्लू ग्रीन एल्गे सेल, ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्चुअली दे आर हैविंग द प्रोकैरियोटिक सेल्स इन देयर बॉडीज। But if we talk about the eukaryotic cells, then eukaryotic cells are those cells in which there is well defined nucleus with proper boundary. फॉर एग्जाम्पल जो अभी तक हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल्स देखे हैं उनमें प्रॉपरली न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स हैं, बाउंड्री हैं, एंड वो प्रॉपरली मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड है। सो दीज टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स, एंड यूकैरियोटिक सेल्स का जो जेनेटिक मटीरियल होता है इट इज प्रॉपरली एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपरली पैक्ड होता है इनका जेनेटिक मटीरियल। एग्जाम्पल एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सो दिस इज द basic difference between the prokaryotic cell and eukaryotic cell. The very basic classification on which it is based is only the existence of proper well defined nucleus in the cells. So here is the very last topic of the chapter, that is the cell division and growth. Actually, once a cell matures after taking nutrition, it divides to form new cells which are called daughter cells, and this process of formation of new cells is known as cell division. बॉडी में चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, जब वो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के बाद अपने मैक्सिमम साइज में ग्रो कर चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है, तो एक स्टेज एक सेल की लाइफ साइकिल में ऐसी आती है जब वो डिवाइड हो जाता है और खुद ब्रेक होकर हमें न्यू डॉटर सेल्स प्रोवाइड कर देता है। This process of formation of new daughter cell is known as cell division, and you can see in the diagram that how actually the cell division occurs. For example, this is the parent cell, this is the already existing cell. इसने properly nutrition लिया, इसका size properly maximum size में आ गया। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो nucleus है, the nucleus brain of the cell, it starts dividing, वो धीरे धीरे divide होना start हो जाएगा दो parts में। उसके बाद कुछ टाइम बाद नेक्स्ट स्टेज में धीरे धीरे जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये जो पेरेंट सेल में डिविजन्स accumulate हुई हैं they will result in the formation of the two new daughter cells. So these are the various four stages in which the cell division takes place. तो यानी हमारी बॉडी में कोई भी सेल है जब वो प्रॉपरली अपनी मैच्योरेशन पर पहुंच जाता है देन इट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द टू न्यू डॉटर cells, and this formation of the new cells is known as cell division. Now the question arises कि आखिर हमें सेल डिवीजन की ज़रूरत ही क्या है? Why these cells undergo the division? The importance or the need of the cell division is number one, to replace the damaged cells. हमारी बॉडी में सपोज हमें कहीं चोट लग गई है, हम गिर गए हैं या कोई और डैमेज हमारी बॉडी में हो गया है और सेल्स डैमेज हो गए हैं, तो उसके आसपास एरिया के जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो सेल को डिवाइड करना शुरू करेंगे, यानी उनमें सेल डिवीजन होगी और वो धीरे धीरे न्यू सेल्स बनाकर जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। सो इसलिए सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट नीड फॉर द सेल डिवीजन इज द ग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जब एक बेबी बॉर्न होता है, जब देर इज अ लाइक बर्थ ऑफ द बेबी, देन द साइज ऑफ द बेबी इज वेरी स्मॉल, हिज बॉडी ऑर्गन्स एवरीथिंग इज जस्ट वेरी स्मॉल। सो फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हाउ द ग्रोथ ऑफ द बॉडी occurs? Actually that is only because of the repeated cell divisions the growth of the body parts take place. So actual for the growth of the body parts also the cell division is very important. So this is all about the cell divisions. इसका मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई भी डैमेज होगा हम उसको रिकवर, क्या हम उसको एक्चुअल में रिकवर कर सकते हैं? क्या हर डैमेज हमारी बॉडी में रिकवर हो सकता है बाय सेल डिवीजन?
द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनके सेल अगर एक बार डैमेज हो गए तो हो गए, दे कांट बी रिप्लेस्ड इवन वाया सेल डिवीजन बाय द नेबरिंग cells, and those regions are the cells of the brain, nerves and spinal cord. The cells of the brain, nerves and spinal cord, ये ऐसे cells होते हैं इन region के जो अगर एक बार damage हो गए तो they get permanently damaged and they cannot be replaced by new cells. That's why every injury, every problem of our body or every damage to the cell in our body cannot be cured by the cell division. And there is one very special note over there. आप सबने कैंसर के बारे में, ट्यूमर के बारे में, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने ज़रूर सुने होंगे. तो एक्चुअल में ये जो ट्यूमर्स एंड ये जो सेल्स हैं ये कहीं ना कहीं इसी सेल डिवीजन से रिलेटेड है. बहुत बार क्या होता है हमारी बॉडी में किसी सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. दैट मीन्स वो एबनॉर्मली बिना किसी कंट्रोल के वो बार बार सेल डिवाइड होता जाता है एंड जिसकी वजह से एक ही रीजन में बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल जो है वो इकट्ठा हो जाता है बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोलेबल सेल डिविजन्स. और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर. एक्चुअल में ट्यूमर इज नथिंग. ट्यूमर इज जस्ट द वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ द सेल्स. So the repeated cell divisions result in the formation of tumors and these tumors can be cancerous or non-cancerous. अब वो depend करेगा कि उन group of cells में कौन से बैक्टीरिया या कौन से पैथोजन्स आकर अटैक कर रहे हैं and that will make the tumor cancerous or non-cancerous. So this is a very important point that you should know about the growth of the cell. So this was all about cell division and the growth of the body that depends on the cell division. Here we come to the end of the chapter. It's my request to you, advice to you to watch the video again and again so that you can grab the concepts very deeply. Thank you.